Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 11 मई 2020 न्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो दैनिक जागरण में आज कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे डायरेक्टली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस लगभग 41 लाख हो चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो 64,000 और इंडिया में दिल्ली में 69। अगर इंडिया में टोटल बात करें तो टोटल में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र 20,000, गुजरात सेकंड पर 8,000 के आसपास और तमिलनाडु 7,000। ये सभी नंबर ऑफ केसेज हैं जो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। आगे जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है चीन की सीमा पर बड़ा तनाव, 2 जगहों पर भिड़े दोनों देशों के सैनिक। तो यहां से सिर्फ हमको क्या याद रखना है कि यहां पर जो अब इसके पीछे रीजन भी देखेंगे, इतना सा याद रखना कि सिक्किम का नाकुला इलाका एंड एक पैगोंग लेक, ये कहां पर है? पूर्वी लद्दाख में। बस इतना सा सिर्फ हमको याद रखना है कि एक पैगोंग लेक और दूसरा नाकुला इलाका कहां पर है? सिक्किम में। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ याद नहीं रखना है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट आया है वो हमको याद रखना है, डोकलाम। अगर ये भूटान है, यहाँ पर ये सिक्किम है और ये इंडिया का पार्ट, मीन सिक्किम और ये चाइना वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप यहाँ देखो जस्ट, ये अगर भूटान का पार्ट है, यहाँ पर हमारा इससे लगता हुआ सिक्किम और यहाँ पर चाइना, तो चाइना, भूटान एंड इंडिया का सिक्किम। यहाँ पर जो एरिया है थोड़ा सा, ये कहाँ किसका पार्ट है? ये है डोकलाम। डोकलाम भूटान का पार्ट है। यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था, यहां पर सैनिक, यहां की रक्षा कौन करता है डोकलाम एरिया का? इंडिया के द्वारा, क्योंकि भूटान भी, इसीलिए भूटान को भी डर है कि कहीं चाइना इस एरिया पर कब्जा ना कर ले, इसलिए इसकी सुरक्षा कौन करता है? इंडिया। और यहां पर चाइना ने इसके आसपास सड़क बनाने की कोशिश की थी तो उसको रोका गया था। तो डोकलाम में दोनों सेनाओं ने काफी दिनों तक, करीब 3 महीने तक भारत और पाक की सेनाएं आमने सामने तैनात थी। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि डोकलाम कहाँ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर हमको याद रखना है कि नाकुला एंड पैगोंग लेक इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि सीमा पर गोलीबारी हुई थी जिसमें हमारे एक कर्नल एंड मेजर भी शहीद हो गए थे। उधर से पाकिस्तान के भी कई आर्मी मैन शहीद हो गए थे। तो एक तरह से इंडिया का ध्यान भटकाने के लिए और अपना मित्र जो पाकिस्तान है उसको, उसकी सहानुभूति करने के लिए कि देखो हम भी इंडिया को परेशान कर रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स है राजनीति में, तो ऐसा होता है। तो बस फर्स्ट नंबर का जो पेज है उस पर आप 2 ही चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट है वो। उसके अलावा आपको अननेसेसरी टाइम वेस्टेज नहीं करना। नेशनल कैपिटल से संबंधित न्यूज है, नो नीड टू रीड। यहां पर थोड़ा सा याद रख लेना, सिर्फ यहां ये याद रखना इंपॉर्टेंट कि जो हिमालयन बेल्ट है, मीन्स जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है वो क्या है? एक फोल्डेड माउंटेन है और वो वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक तो बहुत नया नया बना हुआ है, लगता है ऐसे कि हिमालय पुराना होगा, लेकिन हमारा जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, जबकि हिमालय क्या है? नया पर्वतमाला है, ये नए बने हुए हैं। और इन नए जब बने हैं तो यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है और हिमालयन प्लेट, यूरेशियन, ये सभी प्लेटें जो है वो आपस में क्या हो रही है? खिसक रही है। जब प्लेटें आपस में अभी भी खिसक रही है, तो जब प्लेटें खिसकती है और आपस में टकराती है तो क्या हो रहा है? वहां पर जो हिमालयन बेल्ट है वो नया पर्वतमालाएं हैं, आपस में अभी भी प्लेटें खिसक रही है। तो प्लेटों के खिसकने से क्या हो रहा है? वहां भूकंप का क्षेत्र बहुत ज्यादा बना हुआ है। कहाँ? हिमालयन बेल्ट। तो हिमालय के आसपास क्या है? भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। तो हिंदू कुश से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश है, हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले से इलाके से लेकर यहाँ पर तो जो पूरा अरुणाचल प्रदेश आता है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पूरा ये हिमालयन क्षेत्र, ये पूरा क्या है? भूकंप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव जोन। और यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था 2017 में कि जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ भूकंप आने की ज़्यादा रीजन क्या है, क्योंकि कई बार वहाँ भूकंप आए थे। तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कल राजधानी में थोड़ा सा भूकंप आया था, उसी के उपलक्ष्य में सिर्फ इतना सा आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप याद रखना क्या? संसद का मानसून सत्र समय पर होने की उम्मीद। तो हम यहां कैसे न्यूज पढ़ेंगे कि मानसून सत्र जो संसद के रहते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, एक होता है बजट सत्र
और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो तीन संसद में सत्र जो चलते हैं वो तीन चलते हैं, इतना सब याद रखना। उसके अलावा हमको क्या याद रखना है यहाँ पर कि कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जिससे हमारा पॉलिटी पढ़ना आसान हो जाता है आपके लिए। कि यहाँ पर क्या है कि संविधान के द्वारा संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल है उसकी छूट दे रखी है 6 महीने। मीन्स 6 महीने मीन्स मिनिमम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, ये कहा गया है संविधान में। तो ये जरूर आप याद रखना। और यहाँ पर क्या था कि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा था जो बजट सत्र था उसको। तो सत्र क्या होता है, एक होता है अनिश्चितकाल के लिए, मीन्स बिना बताएं कि अब कब होगा सत्र, ये नहीं बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चितकालीन। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो वहां पर सब है, सत्रावसान क्या होता है, स्थगन क्या होता है, अनिश्चितकालीन स्थगन क्या होता है, ये सभी टर्मिनोलॉजी वहां पर आएगी, तो आप उसको अच्छे से याद रखोगे। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। स्थगन कौन करता है, अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करता है, ये सभी स्पीकर करता है। जो पर्टिकुलर अगर राज्यसभा में है तो वहाँ का चेयरमैन करेगा जो उपराष्ट्रपति के रूप में रहता है, यहाँ पर है तो स्पीकर। तो ये सब बातें आपको वहाँ पढ़ने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये दिमाग में जब चलती रहेगी कि ये मैंने वहाँ पढ़ा था, तो कोरिलेट हो जाती है। आपको चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है। सेकेंड यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ना कि राज्यपाल के अधिकार, ये यहाँ पर जो न्यूज है उससे हमको लेना देना नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल जो कुछ मामले रहते हैं जिनके तहत वो क्या करता है कि हमको कोई सजा मिली हुई है तो सजा को माफ कर सकता है। लेकिन याद रखना कि राज्यपाल जो मौत की सजा किसी को मिली हुई है तो मौत की सजा मीन्स डेथ पेनल्टी को माफ नहीं कर सकता, ऐसा काम राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल को जो सैन्य न्यायालय हैं उनकी सजा को माफ करना का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। बाकी किसी की सजा को कम करना, डेथ पेनल्टी को रोकना, माफ नहीं रोक लगाना, ये सब राज्यपाल कर सकता है। तो ये याद रखना, ये आप जरूर पढ़ोगे कहाँ से, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से, राज्यपाल वाले चैप्टर में जाकर यहाँ पर, या फिर राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं किसी की सजा को माफ करने के। वहां पर दोनों में डिफरेंस देखना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या क्या डिफरेंस है। एक जो इंपॉर्टेंट है ये आप कहां से पढ़ोगे, परिसीमन आयोग। परिसीमन होता क्या है, एक होता परिसीमन और एक होता परिसीमन आयोग। अगर मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हो, वहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अब वहां पर क्या होगा कि एक जगह एक सीट में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, किसी दूसरी सीट में जनसंख्या कम हो गई, तो क्या होगा, सीटों की संख्या 60 ही रहेगी, लेकिन इनकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री अगर जनसंख्या यहां कम है तो थोड़ी जनसंख्या यहां जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सीटें 60 ही रहेगी। तो जो सीमाओं का निर्धारण है निर्वाचन आयोगों में, सीटें वो की वही रहेगी। किस आधार पर किया जाता है, जो नवीन जनगणना रहती है, जैसे अभी जो डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार होता है। आने वाले टाइम में जब जनसंख्या गणना चल रही है उसके अनुसार जब होगा 2021 में, तो ये जो है परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा। और परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुसार एक आर्टिकल के तहत एक एक्ट के द्वारा होता है, इसलिए एक सांविधिक संस्था है। कौन, परिसीमन आयोग। इसका जो अध्यक्ष रहता है हमेशा कौन रहता है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहेगा, याद रखना। उसके बाद इसके सदस्य जो चुनाव आयोग रहता है, जो चुनाव आयुक्त रहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो याद रखना कि परिसीमन आयोग जो भी अपनी रिपोर्ट देता है, जो भी बातें बताता है कि कितनी कितनी बाउंड्रीज होगी, उसको किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, मीन्स न्यायालय उसको नहीं बदल सकता। सेकेंड, ये अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखवाता है, लेकिन संसद इसके मामलों में दखल नहीं कर सकता, उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। इसने जो बोल दिया वो इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहाँ से पढ़ोगे, एक बार जाकर आप दृष्टि की जो वेबसाइट है, या दृष्टि, आप सिर्फ क्या करना, गूगल पर डालना परिसीमन आयोग दृष्टि IAS हिंदी, तो वहां से आपको इसके पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो उसको जरूर एक बार पढ़ देना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परिसीमन आयोग, यहां से यूपीएससी में डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हिंद महासागर के देशों की मदद को आगे आया भारत, यहां से हमको मदद से कोई लेना देना नहीं है, बस कभी लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि मालदीव कहाँ है, मेडागास्कर कहाँ है, कोमोरोस कहाँ है, सेशल्स कहाँ है, मॉरिशस कहाँ है, एक मैप बनाकर इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के आसपास के देश हैं। तो भारत की जो पड़ोसी नीति है, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। और चाइना आए दिन इन देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, अपना डेप्थ पॉलिसी के थ्रू इन पर अपना प्रभाव जमा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए घातक हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको अच्छा
करना है। और यहाँ पर एक याद रखना, सागर पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सागर पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, इसका नाम है सागर। ये पॉलिसी आप याद रखना, ये सागर पॉलिसी, इसको एक बार पढ़ लेना। ये अच्छा आर्टिकल है, अच्छा न्यूज है। यहां पर महामारी से मुकाबला हमारे लिए कोई लेने देने वाला नहीं है, इसको छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मालदीव से कितने आए, तमिलनाडु में कितने संक्रमित हुए हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एनएसजी तक भी पहुंचा कोरोना, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाने से पहले पूरा एनालिसिस कर चुका हूं पहले से कि मेरे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हमारा डायरेक्ट पेज नंबर 8 पे हमको जाना है, पेज नंबर 8 पे हमारे काम की न्यूज आएगी, पेज नंबर 7 है ये। आपको एनालिसिस करने से पहले मैं इसको कम से कम आधे से 1 घंटा पढ़ता हूं। तो यहां पर छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना एमएसएमई। एमएसएमई उद्योग क्या होते हैं, हमारा लगभग 60 to 7% जो एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमई उद्योग से, इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु, जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो लघु वित्त, जो हमारे लघु उद्योग हैं बहुत छोटे छोटे, जिनमें छोटी छोटी चीजें बनती है, आप जो पंखे बनाना हो या फिर जितना भी आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, ये सभी क्या है, सूक्ष्म उद्योगों से बनी हुई चीजें रहती है, जो आपने देखा होगा। जितने भी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे मटेरियल्स आते हैं वो सूक्ष्म जो लघु उद्योग हैं उनसे बनकर आता है, एमएसएमई सेक्टर से। तो यहाँ पर आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ना एमएसएमई सेक्टर से संबंधित, कि एमएसएमई सेक्टर में क्या है, एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से छूट मिली हुई है अभी। छूट में क्या है कि अगर किसी एमएसएमई उद्योग ने बैंक से लोन लिया है और चुका नहीं रहा है तो उसकी संपत्ति बिक सकती है, लेकिन यहाँ रियायत दी गई है कि अगर वो संपत्ति अगर बैंक से ली हुई, अगर उसने लोन नहीं चुकाया है तो अभी उसकी संपत्ति नहीं बेची जाएगी। क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत क्या होता है, अगर किसी ने बैंक से पैसा लिया, टाइम पर पैसा नहीं चुकाया, तो उसकी संपत्ति बेचकर बैंक अपना पैसा पूरा भरपाई करेगी। तो उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एनपीए आप सब लोग जानते होंगे इसको, लेकिन अच्छे से आप पढ़ लेना, पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई संबंधित, और ज्यादा इसमें से बातें नहीं लिखनी है, कोई इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो आपको पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है इन सभी को पढ़ने का। यहां से थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। एक जगह पर अगर मैं कोई जंगल लूं तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कितने ज्यादा जानवर, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक होता है अगर मैं यहां बात करूं कि यहां पर 1000 इंसान हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहां पर इंसान के साथ साथ कितने अलग अलग टाइप के प्लांट और कितने अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मींस नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी ज्यादा है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने का वक्त, इसको छोड़ देना, जस्ट याद रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो सब जानते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हाल ही में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ ये जंगल था, पूरा प्लांट्स थे यहाँ पर बहुत सारे, इसमें जानवर लोग रहते थे, तो सभी जानवर यहाँ रहते थे, तो यहाँ पर मनुष्य की बस्तियाँ थी। लेकिन अब जंगल कट गया इतना, तो यहाँ जो जानवर रहते थे अब डायरेक्टली क्या है, मनुष्य की बस्ती के आसपास आएंगे। जब मनुष्य की बस्ती के आसपास आएंगे तो इन जानवरों में क्या है, बहुत सारे वायरस वगैरह का स्थान रहता है इनके शरीर में, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता। लेकिन जब ये मनुष्य के कांटेक्ट में आते हैं तो मनुष्य में डिजीज करते हैं। तो मनुष्य में कोरोना वायरस होना, पेंगोलिन उसके द्वारा हो रहा है, बैट्स चमगादड़ों के द्वारा फैल रहा है, बहुत सारे इबोला वायरस हो, ये सभी क्योंकि अब ज्यादा जानवर कांटेक्ट में किसके आ रहे हैं, मनुष्य के में, क्योंकि जंगल कट रहे हैं बार बार लगातार। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप याद रखना। यहां पर क्या बोल रहा है ये कि जो कोरोना वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए। तो इतना सा याद रखना, यहां लिखा हुआ नहीं लेकिन इसमें आरएनए पाया जाता है, और इसमें जीनोम में बदलाव, म्यूटेशन अधिक होता है। जीनोम क्या होता है, हमारी सेल रहती है उसमें एक न्यूक्लियस रहता है जिसमें डीएनए या आरएनए होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीनोम, जो हमारे सभी लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल। जैसे हमारे माता पिता रहते हैं, माता पिता से हम जो संतानें पैदा होती हैं उनमें लक्षण कैसे रहते हैं, जैसे कान रहता है तो कान की साइज वही रहती है, ऐसा तो नहीं कि हाथी का जैसा कान आ जाए या हाथों की जैसे हमारे सूंड उग जाए, तो वो नेक वगैरह सेम बुसिक टाइप की आती है जैसे हमारे माता पिता की रहती है, क्योंकि उनके जो जीनोम, जो आरएनए वो जो डीएनए है उसको क्या बोलते हैं, जीनोम, उसमें रहती है जीन्स, वो हमारे लक्षणों को कंट्रोल करती है और जैसा हमको होना चाहिए उनके जैसा ही हम होते हैं। तो होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो वायरस है उसमें क्या है,
आरएनए है वो भी एक जीनोम का पार्ट रहता है, तो उसमें जीन में बार बार क्या होती है, एक जीन थी, मान लो ये जीन 1 है, इस जीन में म्यूटेशन हुआ और ये जीन ने थोड़े दिनों बाद ही ये जीन में बदलाव हो गया। अब हमने इस जीन के लिए मेडिसिन बनाई, लेकिन अब इस जीन में बदलाव हो गया, तो अब क्या होगा, दूसरी जो जीन बनी उसके लिए हमारे में मेडिसिन नहीं रही। तो ये जो वायरसेज हैं इनके साथ म्यूटेशन की रेट, म्यूटेशन मतलब बदलाव होना, तो बदलाव जब हो जाता है तो जो मेडिसिन थी पर्टिकुलर किसी दूसरी जीन के लिए वो खराब हो जाती है। तो ये म्यूटेशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक है मनुष्य के लिए। म्यूटेशन के कारण हमारे भी कई तरह की बीमारियां हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारी जो आरबीसी है उसकी साइज इस प्रकार की रहती है। अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो जैसे सिकल जो रहती है, जो हम दराती बोलते हैं जिससे गेहूं वगैरह काटते हैं, इसकी साइज इस टाइप की हो जाती है, मीन्स सिकल सेप, इस टाइप से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इस टाइप से सिकल सेप, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम। तो उतना सा आपको याद रखना। चिमनियों के धुएं से डराएंगे कोरोना को, ये सब फालतू की बातें यहाँ आसान नहीं है। चीन से भारत आने की राह ये कोई काम की नहीं है। यहाँ पर जी जो बातें बोलते हैं एकदम इलॉजिकल बोलते हैं, तो यहाँ कोई मतलब नहीं, चीन से कोई कंपनियां नहीं निकलने वाली है। चीन बहुत समझदार कंट्री है इस मामले में, चीन कुछ भी करेगा लेकिन कंपनियों को नहीं जाने देगा, ऐसी पॉलिसी बना लेगा, क्योंकि वहाँ तो तानाशाही है, वहाँ लो बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि निवेश के लिए वो कुछ भी करेगा। क्योंकि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए कोई देश इतना खर्चा कर सकता है तो वो क्यों चाहेगा कि यहाँ से कंपनियां छोड़ के जाए। अगर कंपनियां छोड़ने जाने लगेगी तो वो ऐसे डिसीजंस लेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं कि ये चाइना से कंपनियां जाएगी, तो थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजंस ले लिखते समय एग्जाम में, या फिर जब भी हम आंसर राइटिंग करें। तो परिसीमन आयोग हमने देखा पेज नंबर 9 पर, हमने देखा यहाँ पर पेज नंबर 10 पर बिजनेस से संबंधित सभी न्यूज़ है, जहां पर हमारे लिए कोई भी न्यूज़ आज ऐसी नहीं है जिसको हम पढ़ें। 11 नंबर पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इन्होंने सिंपल बातें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए नहीं है। डायरेक्टली हमारे लिए पेज नंबर 13 पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पर। देखो यहाँ से आप इतना सा याद रखना कि यहाँ पर मिलन ग्लेशियर, इतना सा याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये गोरी नदी का उद्गम स्थल है, मिलन ग्लेशियर से होता है, कई बार पूछ लेता है। और जो गोरी नदी है वो क्या है, गोरी नदी ये मिल जाती है काली नदी में, मीन्स जो भी इसको छोड़ देना, नेपाल और भारत की बीच सीमा बनाने वाली काली नदी, हमने देखा था काला पानी, वो काली नदी के कारण उसका नाम पड़ा है काला पानी, इसीलिए न्यूज में आया है। तो यहाँ पर जो काली नदी है उससे मिल जाती है। और बस इतना सा याद रखना कि काली नदी से कौन मिल जाता है, गोरी नदी। और कौन सा ग्लेशियर, तो मिलन ग्लेशियर, गोरी नदी, काली नदी। ओके, उसके बाद हमको याद रखना है कि कहाँ पे पड़ता है, इतना सा याद रखना है, पिथौरागढ़ जिला कहाँ पर, उत्तराखंड में। और हाल ही में क्यों इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि काला पानी रीजन किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में। ये सभी बातें हैं जो आपको क्या रखना है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी भी न्यूज रख लेना कि व्यापारों को लिपुलेख दर्रा पार कराने के लिए चीन की व्यापारिक मंडी तक पहुंचाना। तो ये थोड़ी सी बातें आप याद रखना कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, भारत और चाइना की सीमा पर, जहां से कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। तो ये सभी बातें थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में आप याद रखोगे। उसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे जाकर पूरा बॉलीवुड की न्यूज़ें हैं। तो ये सभी न्यूज़ थी जिसका अब हमने डिस्कशन किया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा द हिंदू एनालिसिस भी आता है, स्टडी IAS, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको देखना हो, कभी जरूरत रहे द हिंदू एनालिसिस की, वहाँ पर कुछ अलग टाइप से नोट्स बनाकर मैं बताता हूँ कि द हिंदू में नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, स्पेशली हिंदी मीडियम को। तो कैसे हम वहाँ से केवल नोट्स बनाएं, मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, पहले प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद वहाँ पर समझाया जाता है कि कैसे द हिंदू से नोट्स मेकिंग होती है। तो आपको अगर कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ये जो न्यूज़ है वो लगातार आती रहेगी। व्हाट्सअप से आपको कोई भी प्रॉब्लम आओ तो आप व्हाट्सअप से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 8448707667। कोई आपका सजेशन हो तो मुझे दे सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।